नमस्कार। मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मनु। विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, सियासी पार्टियां एक दूसरे पर वार करने से नहीं चूक रही हैं। चुनाव आते ही बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों को आदिवासी दलित याद आने लगते हैं। दलितों को साधने के लिए जहां एक ओर बीजेपी सागर में 100 करोड़ की लागत से संत रविदास मंदिर का निर्माण करने जा रही है, जिसको लेकर प्रदेश के 5 जिलों से 25 जुलाई से 5 यात्राएं निकाली जा रही हैं, जिसका नाम समरसता यात्रा दिया गया है। तो वहीं कांग्रेस ने जातिगत जनगणना का राग अलापना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बाकायदा ट्वीट कर दलितों आदिवासियों पर अत्याचार का मुद्दा उठाया और छतरपुर में एक दलित के चेहरे पर मल मलने की घटना ट्वीट कर पूरे देश को बताई। साथ ही इस घटना के जरिए प्रदेश सरकार को जमकर घेरा भी। यह सब उस समय हो रहा है जब मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को महज 3.5 महीने बचे। मतलब कि चुनाव के लिए कुछ भी करेंगे, चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों ही सियासी पार्टियों को दलित, आदिवासी और महिलाओं की याद उस समय आई जब चुनाव नजदीक आया। आज इसी मुद्दे पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद रहेंगे बीजेपी प्रवक्ता सनवर पटेल और कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता। इन दोनों से बात करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है, आपने सीधी की घटना देखी होगी। सीधी में घटना घटी, वहां पर एक आदिवासी व्यक्ति पर यूरिन किया गया, पेशाब की गई। शुक्ला जो कि बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उसके बाद पूरे देश में बवाल आ गया। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया और यह कहा जाने लगा कि प्रदेश में आदिवासियों के साथ इस तरह की घटना लगातार घट रही हैं और घटना निकल कर भी आई। वहीं अब छतरपुर की घटना निकल कर आ रही है। छतरपुर की घटना यह है कि एक दलित व्यक्ति काम कर रहा था, नालियों का निर्माण हो रहा था और श्रीमान पटेल नहा रहे थे हैंडपंप पर। मजाक में उस दलित व्यक्ति ने जो ग्रीस है वो उनके शरीर पर लगा दिया और कहा कि लो, इसे शैंपू की तरह यूज करो। वो व्यक्ति नाराज हुआ, पटेल नाराज हुआ। उसने एक लोटे में मल भरा और उसके बाद उस दलित व्यक्ति के चेहरे पर और शरीर पर मल दिया। घटना हुई आपस में, घटना हुई मजाक में, लेकिन यह घटना अब बड़ी हो चुकी है। राजनीतिक रूप इस घटना का ले लिया गया है। एनसीआरबी के आंकड़ों का जिक्र किया जाने लगा है और जिक्र इस बात को लेकर भी किया जाने लगा है कि मध्य प्रदेश में दलित और आदिवासियों पर लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, उनमें सुधार नहीं हुआ है और जो कार्रवाई होनी चाहिए सरकार वो कार्रवाई करनी। बहुत सारे आंकड़े भी एनसीआरबी के तमाम सारे आंकड़े भी हैं, वो आंकड़े भी हम आपको इस पूरी पर चर्चा में दिखाएंगे। ग्राफिक के जरिए आप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उन्हें आप देखते रहें। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वाकई सरकार दलित और आदिवासियों को लेकर संवेदनशील नहीं है, जैसा कि कांग्रेस आरोप लगा रही है, या फिर जो 15 महीने की सरकार थी या उससे पहले भी सरकारें कांग्रेस की रही हैं, उनमें दलितों की स्थिति क्या है। क्योंकि बीजेपी के तमाम नेता यह कह रहे हैं कि जनाब आईना देखिए, जहां जहां कांग्रेस की सरकार है उन्हें समझिए। सबसे पहले भूपेंद्र गुप्ता जो हमारे साथ हैं उनके पास चलेंगे, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। भूपेंद्र जी, आपका स्वागत है। सनवर साहब, आपका भी स्वागत है। विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। भूपेंद्र जी, मैं आपसे यह पूछना चाह रहा हूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने आज एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट के जरिए यह कहा गया है कि मध्य प्रदेश की सरकार दलित और आदिवासियों के हितों के लिए संवेदनशील नहीं है। वहां पर लगातार इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। इस मसले पर प्रकाश डालें, आखिर क्या कहेंगे आप? इस पे तो प्रकाश आप लोग डाल ही चुके हैं जी। पूरा मीडिया जो है छाया हुआ है। जो खबरें समाज में आती हैं मीडिया के माध्यम से आती हैं, फिर आप लोग इतने अनजान क्यों बन जाते हैं? आप बताइए कि अगर किसी के मुंह पर पेशाब की गई है तो की गई है कि ये नहीं की गई? जब की गई है तो इसमें आरोप प्रत्यारोप क्या है? अगर किसी के चेहरे पर मल लगाया गया है तो लगाया गया है कि या नहीं लगाया गया है? इस पर जो है हम ये क्यों कहते हैं आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है? ये जो है ये घटनाएं घट रही हैं। अगर जो है सड़क चलती बच्चियों का अपहरण करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गैंगरेप किया है तो किया है ना, इसमें आरोप प्रत्यारोप क्या है? ये तो फैक्ट्स हैं, तथ्य है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की है। अगर किसी सड़क चलती लड़की को अपहरण करके उसकी जो है वैदेही ठाकुर की हत्या की गई है तो की गई है। इसमें जो है आरोप प्रत्यारोप क्या है? ये जो हैरानी की बात है वो ये है
कि समाज में घटना एन चुनाव के टाइम पर ये घटना, अरे भाई तो ये घटना एन चुनाव के टाइम घटेगी तो आदमी तो एन चुनाव के टाइम उठाएगा। घटना जब चुनाव नहीं था, नेमावर में घटना घटी, तब भी हमने उठाया। एक पूरे परिवार की जो है दलित वंचित बच्चियों को जो है उनके पूरे परिवार के साथ गैंगरेप किया, जमीन में गाड़ दिया। ये घटनाओं को उठाना नहीं चाहिए क्या? जो है विपक्षी पार्टी उठाती है तो उन्होंने कहा आरोप प्रत्यारोप। इसमें आरोप प्रत्यारोप क्या है? कहीं कांग्रेस की सरकार ने गलती की है तो उठाओ ना भाई, कौन रोक रहा है? आप नहीं भूपेंद्र जी, आप आरोप उठाइए, प्रत्यारोप से तात्पर्य मेरा ये है, भूपेंद्र जी आरोप प्रत्यारोप से तात्पर्य मेरा ये है कि जब तक किसी अपराधी को अदालत सजा नहीं देती थी तो वो आरोपी माना जाता है। तो आप आरोप लगा रहे हैं उसके ऊपर, क्योंकि कन्विक्शन तो हुआ नहीं है, तो आरोप है, उसी का प्रत्यारोप है कि आप उसे आरोपी मान रहे हैं और बीजेपी उस पर प्रत्यारोप कर रही है। जी, कोई आरोप, इसे पुलिस आरोपी मान रही है, हम तो बाद में मान रहे हैं। जी, मुकदमा दर्ज होता है, पुलिस पहले आरोपी मान लेती है, हम तो बाद में मान रहे हैं। ये जो है इससे घटनाएं डाइल्यूट होती हैं। उनका जो है उनका राजनीतिकरण यहीं से शुरू होता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप तो देश के शीर्षस्थ पत्रकार हैं जी, कि ये एक जो है एक रेडीमेड जो ये लैंग्वेज बन गई है, इससे घटनाओं की संवेदनशीलता कम होती है। पूरे देश में ये हो रहा है। यही तो हो रहा है कि साहब जो है मणिपुर में इतना सत्यानाशी काम हुआ, पूरी जो है मानवता पर थूथू हो गई, और उनने कहा कि राजस्थान और छत्तीसगढ़, तो क्या राजस्थान और छत्तीसगढ़ में नंगी परेड कराई गई है? क्या राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जो है सरकार उन्हें बचाने की कोशिश कर रही है? क्या राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जो है आपसे किसी ने कहा है कि आप हस्तक्षेप मत करना? ये जो है ये घटनाओं को, जो घटनाएं देश के लिए खतरनाक है, समाज के लिए खतरनाक है, समाज के विन्यास के लिए खतरनाक है, उन घटनाओं को डाइल्यूट नहीं किया जाना चाहिए। उनके असर पर जो है पानी नहीं फेंकना चाहिए। इसलिए नहीं फेंकना चाहिए कि इससे समाज बनता है, इससे समाज बर्बाद भी होता है, इससे समाज टूटता भी है। मध्य प्रदेश में जो घटनाएं घट रही हैं, ये मध्य प्रदेश को शर्मसार तो कर ही रही हैं। ये मानवता को कलंकित करने वाली घटनाएं हैं। कोई भी घटना हो सकता है उसमें कोई हमारा आदमी हो, तुम्हारा आदमी हो, बीजेपी का हो, किसी का भी हो, लेकिन अगर जो है इस तरह के हीनियस, इस तरह के घृणित अपराध घट रहे हैं तो उनको स्वीकार करना चाहिए। तो एनसीआरबी की रिपोर्ट कांग्रेस तो बनाती नहीं। अगर वो रिपोर्ट बंद करा दीजिए, अगर सरकार को तकलीफ है एनसीआरबी की रिपोर्ट से, बंद करा दीजिए, बोल दीजिए मोदी तो एनसीआरबी की रिपोर्ट मत बनाया करिए। जी मनोज जी बताइए, जवाब दीजिए। भूपेंद्र गुप्ता जी ने जिन बातों पर प्रकाश डाला है उन पर जवाब दें। देखिए मनोज जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि इस प्रकार की जो घटनाएं होती है वो किसी राज्य में हो, किसी राजनीतिक दल की सरकार हो और कोई व्यक्ति उसमें इन्वॉल्व हो, इससे ज्यादा बुरी कोई घटना हो नहीं सकती, इससे घृणित घटनाएं कोई हो नहीं सकती। और इस प्रकार की घटनाएं अगर मध्य प्रदेश में घटी है तो दोषियों को दंडित करने का काम कानून ने किया है, मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है। ऐसी विकृत मानसिकता के लोग किसी राजनीतिक दल के नहीं हो सकते। ऐसे विकृत मानसिकता के लोग जेलों में ठूसे जाने लायक हो सकते हैं और उनको जेलों के अंदर ठूसा गया है। अगर उनकी अवैध संपत्तियां थी तो उन अवैध संपत्तियों को नष्ट नाबूद किया गया है। यह मध्य प्रदेश सरकार की गंभीरता है। और रही बात, हमारे वरिष्ठ साथी यहां भूपेंद्र गुप्ता जी बैठे हैं, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की सरकार और छत्तीसगढ़ और राजस्थान की सरकारों के बारे में उन्होंने बात की कि वहां कौन बचाता है। अरे आपके एक मंत्री ने कहा कि हम अपने गिरबान में झांक कर देखे, आपने 2 दिन पहले सस्पेंड कर दिया, भूल गए आप? आपने जब उसको सस्पेंड किया कोई कारण बताओ दिया? सरेआम उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि हमको राजस्थान की जो बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था है उसकी ओर देखना चाहिए, हमारी सरकार में जो हमारे अंडर में आती है उन चीजों को सुधारना चाहिए। आपने उठाकर उनको सीधे सस्पेंड कर दिया। आपने कहा अब इसका जवाब दीजिए कि आपने क्यों कर दिया? क्योंकि उन्होंने सच बोला। भूपेंद्र जी, यही है आरोप प्रत्यारोप। क्योंकि उन्होंने कहा कि राजस्थान के अंदर हालत खराब है। आपने एनसीआरबी की रिपोर्ट का हवाला दिया। भूपेंद्र गुप्ता जी वरिष्ठ प्रवक्ता है कांग्रेस के, वो एनसीआरबी की रिपोर्ट बताते हैं कि साहब यहां पर प्रकरण दर्ज होते हैं। यहां प्रकरण इसलिए दर्ज होते हैं कि यहां एफआईआर होती है, यहां ऑनलाइन एफआईआर होती है, यहां आपके द्वार एफआईआर होती है, द्वार द्वार जाकर एफआईआर होती है। और आपने वो आंकड़े तो देख लिए जो हमने प्रकरण दर्ज करने का काम किया, कानून की मुस्तैदी का काम किया, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि मध्य प्रदेश का में ही सबसे ज्यादा लोगों को सजाएं होती है।
हम लोग जो कोर्ट के अंदर पैरवी करते हैं वो भी किसी को छोड़ने की नहीं करते। यही एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि सर्वाधिक सजा अगर दिलाने का काम किया है तो मध्य प्रदेश के अच्छा सनवर साहब, मध्य प्रदेश की सरकार आपने ठीक किया, अपराधी किसी का नहीं होता। विदिशा में एक घटना हुई, एक लड़की ने आत्महत्या कर ली, उसके बाद दुखी होकर न्याय नहीं मिलने पर उनके पिता ने भी आत्महत्या कर ली। आरोपी जेल नहीं गए अभी तक। मनोज जी, कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। यहां जीरो टॉलरेंस है। 2003 के पहले जब कांग्रेस की सरकारें होती थी तो डकैतों का राज होता था, लोग शाम के बाद घर से नहीं निकलते थे, और जीरो टॉलरेंस का ही नतीजा है कि आज डकैत मुक्त मध्य प्रदेश है। आज कोई बिहार तक में डकैत आपको नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये जीरो टॉलरेंस है। और आपने विदिशा का बताया, विदिशा में भी अगर कोई आरोपी है जीरो टॉलरेंस है भूपेंद्र जी। मध्य मध्य प्रदेश में इस वक्त जीरो टॉलरेंस कर रहा है, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। भूपेंद्र जी देखिए, बड़े सनबर जी ने बहुत शालीनता से, बड़ी अच्छी बात है कि मैं उनको बधाई देता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में कुछ लोग अब शालीनता से बात करने वाले भी पैदा हो गए हैं, वरना इनके यहाँ जो चीख चिल्लाहट का ही काम होता है। मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ। उन्होंने दो महत्वपूर्ण बातें उठाई। पहली बात तो ये उठाई कि हमारे यहाँ जो है अपराध को लेकर जीरो टॉलरेंस है। दूसरी चीज ये है कि उन्होंने अवैध संपत्तियों को तोड़ा। ये दो महत्वपूर्ण बातें उन्होंने बताई कि इस सरकार का जो एक्शन है वो ये। अब मैं उनसे वही सवाल करता हूं जो आपने किया। वैदेही ठाकुर की हत्या की भाजपा के एक पदाधिकारी ने, क्या उसका मकान तोड़ा गया? उसके घर पर बुलडोजर क्यों नहीं गया? इसका जवाब सनब्बर जी थे। गैंगरेप हुआ सड़क चलती बच्चियों के साथ, भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष के लड़कों ने किया दतिया में। उनके घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चला? इस बात का जवाब दें। विदिशा में जिसके बेटी और बाप को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा, आत्महत्या की, पुलिस में शिकायत होने के बाद उन पर कोई एक्शन नहीं हुआ। उनके घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चला? सनवर साहब, ये गंभीर विषय, इसकी चर्चा पूरे प्रदेश में हो रही है कि इन लोगों पर बुलडोजर नहीं चला। बुलडोजर एक खास वर्ग विशेष पर चलता है। वो आपके क्यों की पार्टी के लोग नहीं मनोज जी, ये कांग्रेस के हमारे विद्वान मित्र देखते नहीं है। जबलपुर में भी चला है। सनब्बर जी आधा मिनट और लूंगा, सुन ले। यहाँ नेवावर में एक पूरा का पूरा परिवार गैंगरेप करके जमीन में गाड़ दिया गया। उन अपराधियों के घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चला? इसका जवाब आप दीजिए। आप जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं। ये जीरो टॉलरेंस किसके लिए है? ये जीरो टॉलरेंस जो है केवल गरीबों के, वंचितों के लिए, जिनका टीन के झोपड़े आप जो है बुलडोजर से तोड़ के अपनी वाहवाही लूटना चाहते हैं। इसका जवाब दीजिए सनवर साहब। मनोज जी, अब हमारे विद्वान साथी या उनका राजनीतिक दल उन चीजों को न देखे जिनको ये देखना नहीं चाहते हैं, तो इसमें मैं और भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर सकती। लेकिन आपने देखा होगा कि जबलपुर में, मैं बता रहा हूं कि जबलपुर में बुलडोजर चला। मैं बता रहा हूं कि नेमावर के आरोपियों को नहीं बख्शा गया, उनको नेस्त नाबूद कर दिया गया। मैं बता रहा हूं कि वो नहीं छूटे। मैं आपको बता रहा हूं कि मध्य प्रदेश पहला राज्य जिसने बेटियों की ओर नजर उठाने का काम किया, उनको फांसी की सजा का प्रावधान किया। न केवल प्रावधान किया, 87 लोगों को अभी तक फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। और मध्य प्रदेश का अनुसरण देश के अनेक राज्य करते हैं। ये मध्य प्रदेश है। ये बेटियों के ऊपर अगर कोई आंख उठाकर देखे तो उनको फांसी तक की सजा देने का प्रावधान मध्य प्रदेश करता है। तो ये जीरो टॉलरेंस वाला प्रांत है। अब आप अगर कोई कह दे कि इस पर नहीं चला, उस पर नहीं चला, कानून के तहत जिसके अवैध मकान थे सबके तोड़े गए। अब आप सिर्फ एक छोटी सी चीज बता दें। आपने फिर से एक नया विषय दिया है, प्रभु आपकी रक्षा करे। आप ये बता दीजिए कि जो है किस व्यक्ति को मध्य प्रदेश में फांसी दी गई, उसका नाम बता दीजिए। एक व्यक्ति का आपने बताइए फांसी। बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल बताइए। एक बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा जवाब किया। बहुत अच्छा सवाल किया मनोज जी। भूपेंद्र जी बहुत ही वरिष्ठ साथी हैं और बहुत ही विद्वत्ता से अपनी बात रखते हैं। अभी ये बताइए कि इनको क्या, जो हमारी आईपीसी है, जो भारत का इंडियन पेनल कोड है, उसकी जानकारी नहीं है? फांसी की सजा कौन देता है?
मध्य प्रदेश की सरकार जल्लाद बनकर और किसी को फांसी चढ़ाने का, सऊदी अरब क्या है, गोली मार दो हर हफ्ते, हर शुक्रवार के दिन सजा होगी और गोली मारी जाएगी, चोर के हाथ काटे जाएंगे। सऊदी अरब की सरकार नहीं है, ये भारत की सरकार है, ये भारत का कानून चलता है। देखिए सेशन कोर्ट में इस प्रकार के जो मुकदमे होते हैं, अपर कोर्ट, सेशन कोर्ट, जिला कोर्ट होती है, उसमें ये सुनवाई होती है, समय पर सुनवाई हो, फास्ट ट्रैक में सुनवाई हो और उनको तथ्यों के आधार पर सजा देने का काम होता है। और ये सऊदी अरब नहीं है कि किसी को फांसी की सजा अगर हो गई है तो उसको अगले दिन फांसी की सजा पर चढ़ा दिया जाएगा। यहाँ पर हाई कोर्ट में जाने का उसके पास अवसर होता है, वो अपील करता है। हाई कोर्ट से भी अगर सजा हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट जाने का उसको अवसर होता है, और सुप्रीम कोर्ट से भी अगर उसको सजा हो जाए तो फिर भी राष्ट्रपति जी के सामने उसको दया याचिका मांगने का एक अवसर होता है। यही भारत का कानून है। अब ये किसी और देश के कानून की बात करेंगे तो वो तो लागू नहीं हो सकता। तो 87 लोगों को मध्य प्रदेश में सजा सुनाई गई है, और जैसे ही उनका अंतिम अवसर खत्म होगा, अंतिम अवसर जैसे ही होगा, बता दीजिए पढ़ के, सरकार से कहिए वो जारी करते। मैं तो आपके घर भेज दूंगा, मैं तो घर भेज दूंगा। भूपेंद्र जी अगर सनवर साहब ये बता रहे हैं कि 87 लोगों को सुनाई गई है, तो वाकई सुनाई गई है, उनकी जानकारी में होगा शायद, इसलिए एक प्रतिष्ठित चैनल पर बोल रहे हैं। देखिए मैं पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, और आप कहें आपके घर में हम सूची भेज सकते हैं, मना नहीं है, वो भी हंस रहे होंगे, सूची भेज देंगे। संपादक जी इसी प्रदेश की जन्म अरे साहब, इसीलिए कांग्रेस की हालत खराब है। आप सच नहीं सुनते हो, आप सच नहीं मानते हो, सच सुन नहीं सकते। अरे साहब, इतनी बड़ी कांग्रेस पार्टी थी, 404 सीटें आपकी होती थी, 30 राज्यों में आपकी सरकार होती थी। अरे आप लोग कितना झूठ बोलोगे? किसी का सच सुनना नहीं है, किसी का सच सुनना नहीं है, किसी का सच मानना नहीं है। अरे साहब सच सुनना नहीं है। अरे जिम्मेदार चैनल पर आप बैठे हैं, आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं। अरे आप इतने अच्छा भूपेंद्र जी, सनवर साहब रुकिए, सनवर साहब ये तो आप मानते हैं कि भूपेंद्र जी भी हमारे साथ हैं, सनवर साहब भी हमारे साथ हैं, ये तो आप मानते हैं कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ जाते हैं, आते जाते हैं, अचानक से ये सारी चीज़ें, ये सारे विषय उभरने लगते हैं। अब भूपेंद्र जी, कमलनाथ जी ने भी कह दिया कि हमारी सरकार आएगी तो हम जातिगत जनगणना कराएंगे, इसके पहले तो याद नहीं आई थी। अब सनवर साहब आपके बारे में भी मैं कहना चाहता हूं, सनवर साहब आपके बारे में मैं कहना चाहता हूं, रविदास जी का मंदिर बना रहे हैं, 52 जिलों से यात्रा निकालनी जा रही है, सब जगह से मिट्टी लेकर आई जाएगी, वहां पर मंदिर बनाया जाएगा। चूंकि प्रधानमंत्री जी 12 तारीख को पहुंच रहे हैं, तो लगे हाथ मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने भी एक ट्वीट ठोक दिया कि जनाब पहुंच तो आप बुंदेलखंड में रहे हो, लेकिन बुंदेलखंड की घटना देखो, दलित के साथ क्या हुआ। भूपेंद्र जी गलत तो नहीं बोल रहा हूं मैं? नहीं, ये तो घटना इनने की है, तो रोके कौन? उस पर बोलना तो पड़ेगा जी। आपने कहा, बहुत अच्छी बात बोली मनोज जी, मैं मुझे घोर आपत्ति मनोज जी, ये घटना इन्होंने की है। नपड़ जी मैं बोल लूं थोड़ा सा? घटना तो सागर में हुई थी। सनवर साहब एक बार, सनवर साहब भूपेंद्र जी बोल लें फिर आपके पास। हाँ भूपेंद्र जी, आपने कहा कि ये मिट्टी लेके आएंगे, ये नौटंकियां ये बरसों से कर रहे हैं। ये जो है सरदार पटेल की मूर्ति बनाने के लिए इतने पूरे देश से जो है करोड़ों अरबों का लोहा कलेक्ट किया, लेकिन मूर्ति तो बनी जाके चीन में, वो लोहा कहाँ गया? इसको बेच खाया। इसका जवाब तो ये जो पाखंड करते हैं, ये जो नौटंकियां करते हैं और ये भावनाओं को उभारने की कोशिश करते हैं, इसके अलावा इनके पास तुरुप का पत्ता है क्या? लोगों को जो है उकसाओ, उदम कराओ और वोट की फसल काट के गायब हो जाओ। वो लोहा कहाँ है भाई साहब, जिसको आपने पूरे देश से इकट्ठा किया था? किसको बेच खाया वो लोहा? उसकी जवाबदेही बताइए आप। सनवर साहब आपकी बारी। चंदा इकट्ठा किया, वो चंदा कहाँ गया? आपके लोग पूछ रहे हैं कि 14,000 करोड़ रुपए इकट्ठे, 1400 करोड़ अभी भी देखिए अभी भी इनको नहीं दिख रहा है, अभी भी इनको नहीं दिख रहा है मनोज जी, अभी भी इनको नहीं दिख रहा है कि मंदिर किस तरह से बन रहा है। अभी भी इनको नहीं दिख रहा है। जब दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू तैयार है, जब कांवड़िया, भूपेंद्र जी जवाब ले लेते सनवर साहब से।
आप बड़ौदा के पास कावड़िया करके जगह वहाँ स्थान है, वहां गए नर्मदा जी के बीचों बीच अरे गए आप? लोहा कहाँ गए? आज लोहे की विश्व का प्रतिमान, लोहे उसी की लोहे खुशबू। से आज दुनिया का एक बड़ा प्रतिमान हमारे बीच में मौजूद है, द यूनिटी ऑफ लोहे से नहीं स्टैच्यू। बना है। और आपने कह दिया, और आपको आपके पता कहने से नहीं होता लोहे ना, से नहीं बना है। अरे आपके कहने से नहीं लोहे होता नहीं है, बना। अरे आपके उसका कहने से नहीं होता से है, बना है, आपको पता ही अरे नहीं है, यही आपके तो मैं कह रहा हूँ। आपके कहने से नहीं होता है ना, आपको आप पता कभी नहीं है, गए मैं यही कह रहा हूँ। आप कावड़िया बताइए गए, मैं- आप कावड़िया आपको गए, पता ही नहीं कि वो लोहे आप से गए बना नहीं है कावड़िया? ढांचा। चलिए मैं आपको बताता हूँ पता ही कितने कावड़िया नहीं है। गए आप ये आप आपकी कावड़िया गए? सरकार ने घोषित अरे किया है। आपको आपको आपकी भारत जब सरकार तक ने गौरवान्वित खुद होता बताया है, है। अरे भैया आपको पढ़ो जब तक लिखो। भारत गौरवान्वित होता है, आप क्या आप मोदी तकलीफ है? जी कहते हैं पढ़ो आप लिखो। गए कावड़िया? मोदी आप जी कावड़िया कहते हैं गए? पढ़ो लिखो, आप भी आप पढ़ो कावड़िया लिखो। गए? आप आप गए गए ना? स्टेच्यू हम गए द क्या? यूनिटी ऑफ स्टेच्यू हमारे गए? नेता थे सरदार पटेल। तो आपने देखा हाँ, कि देखा। लोहा है कि नहीं है? झूठ नहीं है, लोहा। लोहा क्रैक होता है। आपने देखी है मूर्ति? अरे चीन से साहब, बनवाई कि नहीं बनवाई अब तो बताइए। झूठ बोलिए, चीन से कितना बनवाई झूठ कि नहीं बोलेंगे? बनवाई? हाना आप में जवाब 404 दीजिए। से 44 पर आ गए, चीन से बनवाई आप कि नहीं बनवाई 404 से इसका हाना 44 में पर आ जवाब गए, दीजिए। आप 30 चाइना राज्यों से से 2.5 बनवाई राज्यों कि पर नहीं आ गए, बनवाई, आप हाना कितना में झूठ जवाब बोलोगे? दीजिए। अरे हाँ कितना या ना झूठ बोलिए बोलोगे? ना। कितना हिम्मत झूठ है आपके, बोलोगे? बोलो हाँ या कितना ना। झूठ बोलोगे? अरे चाइना से 404 बनवाई से कि नहीं बनवाई? 44, चीन से बनवाई अरे कि नहीं बनवाई? 404 से 44, चीन से बनवाई कि नहीं 404 बनवाई? से 44, 30 चीन से से 2.5 बनवाई राज्य, कि नहीं फिर बनवाई? भी शर्म नहीं आ रही है, ये जो फिर है भी झूठ ये बोलेंगे, आपके चेहरे की जोर जोर से असलियत है। बोलेंगे। अरे झूठ ये बोलते असलियत हो। है आपकी। आप जो अरे है झूठ देश को बोलते धोखा हो। देने में सबसे आगे खड़े जाकर हुए। देखिए, अभी ये मिट्टी जाकर इकट्ठी कर देखिए, रहे हो, ये मिट्टी भी बेच खाओगे आप। जाकर देखिए, आप जो है सिर्फ आपने लोहा कहाँ से बेच आएगी दिया मिट्टी? देश का। आपने चंदा खा गए, आप जो है मिट्टी भगवान देंगे तो के नाम पर मुट्ठी जो मिट्टी इकट्ठा देने किया वालों था। की आस्था आप जुड़ी क्या हुई क्या है। करते हो भाई ये साहब? आप- इसीलिए अरे मैं झूठ बोल रहा था बोल कि रहे आरोप हैं। प्रत्यारोप। क्षमा देखिए करो, यही है कि भूपेंद्र जी कुछ और पूछ रहे हैं, सनवर साहब कुछ और सवाल पूछ रहे हैं, फिर भूपेंद्र जी ने कुछ और पूछा, सनवर साहब ने कुछ पूछा, एक दूसरे से सवाल जवाब किए जा रहे हैं। यही चुनाव की बानगी है और यही चुनाव की उपस्थिति है। बहुत बहुत शुक्रिया भूपेंद्र जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया सनवर साहब आपका इस पर चर्चा पर हमारे साथ शामिल है। आने वाले समय में देश के प्रधानमंत्री भी पहुंचने वाले हैं बुंदेलखंड के दौरे पर, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब भी आने वाले हैं और देखना होगा कि जब ये आएंगे तो इनके भाषणों में किस तरह की बातों का जिक्र होगा। फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।